Hello everyone, I'm Dr. Upasna Khurana, Associate Professor and heading the Department of Journalism and Mass Communication in Kasturi Ram College of Higher Education, which is affiliated to Guru Gobind Singh Indraprasth University. I welcome you all on our YouTube channel Education with KRCH. आज हम बात करने वाले हैं मीडिया रिसर्च की। मीडिया क्यों इम्पॉर्टेंट है? हम सब मीडिया का पार्ट हैं। हम बहुत सारे मीडियम्स को एक्सेस करते हैं, रेडियो, टीवी, मैगज़ीन, न्यूज़पेपर। ये वो चीज़ें हैं जिनसे हम रोज़ रूबरू होते हैं। रोज़ हम इन चीज़ों को एक्सेस करते हैं। सारा दिन हम अपना OTT प्लेटफॉर्म पर बिताते हैं, सोशल मीडिया पर बिताते हैं, लोगों के बारे में जानकारी रखने की कोशिश करते हैं। तो ये सब किसका पार्ट है? मीडिया का पार्ट है। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रोसेस ऑफ रिसर्च पर। प्रोसेस ऑफ रिसर्च में हम सबसे पहले बात करेंगे कि रिसर्च पर। रिसर्च क्या है? रिसर्च का मतलब है कि चीज़ों को दोबारा से सर्च करना, एग्जिस्टिंग नॉलेज को और अच्छे से वेरीफाई करना। रिसर्च इज़ द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग न्यू नॉलेज। आप जब भी कोई नई नॉलेज को डिस्कवर करना चाहते हैं तो आप रिसर्च कर रहे हैं। Research is a process which used to collect and analyze information to increase our understanding on a topic or issue. अगर हम किसी भी चीज़ की बात करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हमें लगता है कि हम फेस कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है? उसके ऊपर रिसर्च करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि वो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं वो हमारे बिलीफ से मैच नहीं करती है। हमें लग रहा है कि रियलिटी में कुछ और है और हम लोगों को कुछ और दिख रहा है, तो हम उस चीज़ों को क्या करते हैं? इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करते हैं, जो कि रिसर्च का बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। रिसर्च एक तरीके का सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसके अंदर हम डेटा कलेक्ट करते हैं, चीज़ों को एनालाइज करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स को फ्रेम करते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं और इसी तरीके से हम क्या करते हैं? हम एक कंक्लूजन पर पहुंचते हैं, जो कि हमारे लिए एक बहुत मेजर फाइंडिंग्स होती हैं, जो कि हम क्या करते हैं? हम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। रिसर्च करने के बेसिकली 3 स्टेप्स हैं कि आप जब रिसर्च करें तो इन चीज़ों को ध्यान में रखें कि इट पोज अ क्वेश्चंस। वो आपके सामने एक क्वेश्चन ज़रूर रखें, है ना? क्योंकि अगर क्वेश्चन नहीं है तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे? हमारे पास कुछ ना कुछ दिमाग में सवाल होना चाहिए, और ऐसा सवाल जिसको हम जानने की इच्छा रखते हैं, जिसे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट इज़ टू कलेक्ट डेटा टू आंसर द क्वेश्चन। और उस क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में सवाल चल रहा है, उससे रिलेटेड हमें क्या करना है? हमें डेटा कलेक्ट करना है जो कि उसका आंसर बता सके। नेक्स्ट, प्रेजेंट एन आंसर टू द क्वेश्चन। और हम ये कोशिश करें कि हम क्या करें? उसको, जो हमने डेटा कलेक्ट किया है, उसको हम कहीं ना कहीं आंसर दें। कैसे? अपने डेटा को रिप्रेजेंट कर कर कि कितने लोगों ने क्या कहा, कितने लोगों की क्या परसेप्शन है, लोग क्या सोचते हैं, वाई दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज़ इन मार्केट, है ना? तो ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं? हम सोचने की कोशिश करते हैं, वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं, डिटेल्स ढूंढते हैं, लोगों से सर्वे करते हैं, बातचीत करते हैं, ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम क्या करते हैं? हम रिसर्च करते हैं। रिसर्च बहुत बहुत बड़ा प्रोसेस है, और रिसर्च जो है इट इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। ये कभी भी ख़त्म नहीं होता है ना? हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी हमारे पास चीज़ आ रही है हम उसको बहुत बार बार वेरीफाई करें, ताकि वो एक जनरलाइज स्टेटमेंट के रूप में सबके लिए बेनिफिशियल। नेक्स्ट इज़ योर मीडिया रिसर्च। अब हम बात करते हैं मीडिया रिसर्च की। तो इट इज़ अ स्टडी ऑफ द इफ़ेक्ट्स ऑफ द डिफरेंट मास मीडिया ऑन सोशल, साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल एस्पेक्ट्स। जब हम मास मीडिया की बात करते हैं तो वी आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू योर प्रिंट, दैट इज़ न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, रेडियो, टीवी। हम और भी चीज़ों की बात करते हैं इसके अंदर। मीडिया रिसर्च बेसिकली वो सेगमेंट है which the people based on what television program they watch, radio they listen, media they access and magazine they read. हर किसी की अपनी अपनी परसेप्शन है। हर कोई टेलीविज़न जब एक्सप्लोर करता है या एक्सेस करता है और उसके अंदर वो डिफरेंट प्रोग्राम्स देखता है, तो उसे देखने के पीछे लोगों के बहुत सारे मोटिव्स होते हैं। कोई उसे एंटरटेनमेंट की वजह से देख रहा है, कोई टाइम पास के लिए देख रहा है, किसी के लिए स्ट्रेस बस्टर है, और कोई इसे नॉलेज गेन करने के लिए कर रहा है। कौन सा टेलीविज़न प्रोग्राम किससे ज़्यादा बेटर है, ये हमें अगर फाइंड आउट करना है तो हमें क्या करना होगा? रिसर्च करनी होगी। कौन सा रेडियो स्टेशन सबसे ज़्यादा एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करता है, किसकी लिसनरशिप ज़्यादा है, कौन से होस्ट को लोग पसंद करते हैं, किस होस्ट को लोग मॉर्निंग आवर्स में सुनना चाहते हैं, है ना? ये सारी चीज़ों पर अगर हमें रिसर्च करनी है तो हमें क्या करना होगा? हमें एक अपनी प्रॉब्लम फाइंड आउट करनी होगी जिसके ऊपर हमें रिसर्च करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मैगज़ीन की।
अब मैगज़ीन में हम ये बात करते हैं, मैगज़ीन है या फिर न्यूज़पेपर है, तो उसके अंदर हम ये देखते हैं कि कौन से न्यूज़पेपर की सर्कुलेशन ज़्यादा है, कौन से न्यूज़पेपर की रीडरशिप ज़्यादा है, क्यों किसी पर्टिकुलर पेज को ही रीडर्स पढ़ना चाहते हैं, अगर सपोज़ हम बात करें एडिटोरियल की, तो लोग उसका एडिटोरियल ही क्यों पढ़ना चाहते हैं, लोग किसी न्यूज़पेपर का XYZ न्यूज़पेपर का वो सिर्फ पेज 3 कॉलम क्यों पढ़ना चाहते हैं, जो बाकी न्यूज़पेपर जो आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं उससे थोड़ा डिफरेंट होगा। इसी वजह से ये चीज़ें हम क्या करते हैं, हम एक्सेस करते हैं और हमें इन चीज़ों पर रिसर्च करने की ज़रूरत है। अब हम मास मीडिया की बात करें तो अब हम ट्रेडिशनल मीडिया से डिजिटल मार्केटिंग की तरफ आ गए हैं, है ना। तो हम ये देखते हैं डिजिटल मीडिया है हमारा, लेकिन हम फिर भी हम ये नहीं बोलते कि ये सिर्फ रिस्ट्रिक्ट है टीवी से, न्यूज़पेपर से या मैगजीन से। आप इसे एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड में भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, कंज्यूमर प्रोडक्ट है, आपको लोगों का बाइंग बिहेवियर पूछना है या आप जानना चाहते हैं लोगों से किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में, तो आप उनसे सर्वे करते हैं, है ना, क्वेश्चन करते हैं, अपने क्वेश्चन फिल करवाते हैं। तो उसमें क्या है, ये सब मीडिया रिसर्च का पार्ट है। आप इसमें पब्लिक रिलेशन भी ऐड कर सकते हैं, इवेंट मैनेजमेंट भी ऐड कर सकते हैं कि कौन सी इंडस्ट्री बेस्ट है, कौन सी कंपनी बेस्ट है जो आपके लाइव इवेंट्स कराती है, कॉर्पोरेट इवेंट्स कराती है। हर किसी की अपनी स्पेशलाइजेशन है ना। तो आप उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, अपनी रिसर्च को कंडक्ट कर सकते हो इन डिफरेंट फील्ड्स, और आप कुछ नए अच्छे डेटा पे बात कर सकते हो। हम स्पेशली जब बात करते हैं इलेक्शंस की, तो इलेक्शंस पे आपने देखा ही होगा कि कितने ज़्यादा हम चीज़ों को लेते हैं, कितने हम लोगों से पूछते हैं कि क्या आप किसको वोट करेंगे, आप कौन ऑपोजिशन में कौन है, या फिर आप कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं, उनके काम क्या हैं, है ना। तो हम उसके बाद हम क्या करते हैं, हम एग्जिट पोल करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि अच्छा क्या रिजल्ट आने वाले हैं, हम कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेड लेकर चलते हैं। अब हम बात करने वाले हैं स्टेप्स इन रिसर्च प्रोसेस की। रिसर्च प्रोसेस मैंने जैसे कि आपको बताया कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, एंड वी हैव टू फॉलो द प्रोसेस, है ना। अगर हम प्रोसेस को फॉलो नहीं करेंगे, कोई भी चीज़ ऊपर नीचे होगी, तो ऑब्वियसली हम चीज़ों से नहीं निकल कर नहीं आ पाएंगे। सबसे पहला है हमारा आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, कि हम अपनी प्रॉब्लम को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हमें क्यों लगता है कि कोई प्रॉब्लम ज़रूरी है ना, क्यों, हम कैसे अपनी प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करें। नेक्स्ट है आपका रिव्यू ऑफ लिटरेचर। आपने जो भी अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाई है, जो भी आपने सोचा है कि ये प्रॉब्लम है, आप उससे रिलेटेड जितना भी लिटरेचर अवेलेबल है इन टर्म्स ऑफ बुक्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, है ना, या फिर किसी ने इसके ऊपर पहले भी रिसर्च किया होगा, बहुत सारी थीसिस, डिसर्टेशंस आपको मिलती हैं, तो आप उसके ऊपर क्या कर सकते हो, आप बात कर सकते हो, आप उससे रिलेटेड डिस्कशंस लिख सकते हो। उसके बाद आपका आता है सेटिंग रिसर्च क्वेश्चंस, योर ऑब्जेक्टिव्स एंड हाइपोथेसिस। आपने जो भी अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाई है, आप उसके अंदर क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं, आप उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं, और उसको टेस्ट करने के लिए आप हाइपोथेसिस को फ्रेम करते हैं, जो कि आपको ये बताती है कि क्या आउटकम हो सकता है, एज़ पर यू व्हाट इज़ द अजम्पशन, व्हाट इज़ योर आउटकम। ओके। उसके बाद हम एक रिसर्च डिज़ाइन को स्टडी करते हैं कि हमें कौन सा रिसर्च डिज़ाइन लेने की ज़रूरत है, कौन सा रिसर्च मेथड लेने की ज़रूरत है, और उसके बाद हम अपने सैम्पलिंग भी डिसाइड करते हैं, सैम्पल को डिज़ाइन करते हैं कि हु विल बी आर योर आर टारगेट ऑडियंस, और या फिर हमारे कौन से लोग होंगे, हु विल बी आर रिस्पॉन्डेंट्स, है ना, जो कि हमारे क्वेश्चन है उसको फिल करेंगे या हम जिनको ऑब्ज़र्व करना चाहते हैं। उसके बाद हम डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर हम उस डेटा को प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस करने के बाद हम डेटा को एनालाइज़ करते हैं, एनालाइज़ करने के बाद हम क्या करते हैं, उसकी इंटरप्रिटेशन लिखकर उसके बारे में रिपोर्ट रेडी करते हैं। और ये जो प्रोसेस है, ये मैं आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बताने जा रही हूँ। पहला आपका स्टेप है आइडेंटिफाई द रिसर्च प्रॉब्लम। आपको सबसे पहले रिसर्च प्रॉब्लम को देखने की ज़रूरत है। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टास्क इन द एंटायर प्रोसेस ऑफ साइंटिफिक रिसर्च इज़ टू आइडेंटिफाई आर रिसर्च प्रॉब्लम। आप ये देखिए कि क्या रिसर्च प्रॉब्लम हो सकती है। हम एग्जांपल लेते हैं वुमेंस का, कि आजकल मैक्सिमम वुमेंस जो है वो वर्किंग है, स्पेशली इन द मेट्रोपॉलिटन सिटीज़। तो उन वुमेंस को हम कैसे टारगेट कर सकते हैं, हम ये देखना चाहते हैं कि वो कैसे अपनी वर्क लाइफ को अपनी पर्सनल लाइफ से सेटिस्फाई कर रही हैं, है ना, क्या कितनी लाइफ सेटिस्फेक्शन है व्हेन दे आर वर्किंग। तो हमें कुछ ना कुछ फैक्टर्स जो है वो मेजर करने की ज़रूरत है। वो हम फैक्टर्स कौन कौन से मेजर कर सकते हैं, डिससेटिस्फेक्शन कर सकते हो, है ना, कि क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है उनकी जॉब से उनकी फैमिली लाइफ पर, तो हम ये डिससेटिस्फेक्शन को मेजर कर सकते हैं। हम कॉन्फ्लिक्ट को मेजर कर सकते हैं, और कॉन्फ्लिक्ट दोनों तरफ से है, वर्क ऑन फैमिली कॉन्फ्लिक्ट एंड फैमिली ऑन वर्क कॉन्फ्लिक्ट।
तो ये दोनों चीज़ें हैं जिसको हम मेजर कर सकते हैं। डिस्कम्फर्ट को मेजर कर सकते हैं, वर्क प्रेशर, वर्क लोड को मेजर कर सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम अपने जब हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो हम तब मेजर कर सकते हैं। A well-defined problem will lead the researcher to accomplish all important phases of the research process. आपकी एक जो आपने प्रॉब्लम डिसाइड की है वो आपको हेल्प करती है सभी चीज़ों को अकम्प्लिश करने में। कैसे अकम्प्लिश करने में? स्टार्टिंग फ्रॉम योर ऑब्जेक्टिव, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स से लेकर आपने क्या रिसर्च मेथोडोलॉजी लेनी है, वो सारी चीज़ें आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। आप उसको ध्यान में रखते हुए अपनी रिसर्च प्रॉब्लम को फ्रेम करते हैं कि मुझे क्या क्या फाइंड आउट करना है, मुझे कैसे कैसे फाइंड आउट करना है, मुझे कौन सी सिचुएशन है जिसे हम डील कर सकते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने में, तो हमें ये इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हर प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं होती। सम प्रॉब्लम्स आर नॉन रिसर्च प्रॉब्लम्स ऑल्सो और सम प्रॉब्लम्स आर रिसर्च प्रॉब्लम ऑल्सो, है ना। तो हमें हर चीज़ के ऊपर तो हम रिसर्च नहीं कर सकते हैं, है ना। अ नॉन रिसर्च प्रॉब्लम इज़ वन दैट डज नॉट रिक्वायर एनी रिसर्च टू अराइव एट अ सोल्यूशन, है ना। यानी किसी की भी चीज़ के सॉल्यूशन पर पहुंचने के लिए अगर हमें लगता है कि नहीं इसमें रिसर्च की ज़रूरत नहीं है, तो वो क्या है, वो आपका नॉन रिसर्च प्रॉब्लम है। तो नॉन रिसर्च प्रॉब्लम में आपका यही रहता है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर अचानक से मार्केट में इन्फ्लेशन आ गया और अभी रिसेंटली बजट अनाउंस हुआ, है ना। तो हम इस चीज़ की बात करेंगे कि ऑब्वियसली मार्केट में जो महंगाई आई है, ठीक है, या फिर अगर हम देख रहे हैं कि हमें महंगाई फेस करनी पड़ रही है, तो इट इज़ ऑब्वियस कि बजट अनाउंस हुआ है तो उसी में ही कुछ चेंजेस हुए होंगे जिसकी वजह से हमें इस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है। तो इसमें रिसर्च करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यू आर ऑलरेडी अराइव्ड एट अ सोल्यूशन कि आपको पता ही है कि इस वजह से है, तो इट इज़ अ नॉन रिसर्च प्रॉब्लम। लेकिन रिसर्च प्रॉब्लम को क्या होता है, रिसर्च प्रॉब्लम को हमें सर्च करने की ज़रूरत होती है, जिसके ऊपर रिसर्च करने की ज़रूरत होती है। इट इज़ अ रिसर्च प्रॉब्लम इज़ बेसिकली अ परसीव्ड डिफ़िकल्टी, अ फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट दैट वाई इट इज़, है ना। क्यों यहाँ पर प्रॉब्लम है, क्यों विमेंस आर फेसिंग सो मच स्ट्रेस एट ऑफिस, है ना, क्या उनके ऊपर कितना वर्कलोड है, ये सारी चीज़ों को हम वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं। या फिर हमें कहीं लगता है कि हमारे कॉमन बिलीफ में और रियलिटी में कोई डिस्पेंसी आ रही है ना, कुछ प्रॉब्लम आ रही, कुछ रिलेट नहीं कर रहा आपस में, तो वहाँ पर क्या होती है, हमारी रिसर्च प्रॉब्लम जो है वो बनती है। नेक्स्ट इज़ द रिसर्च क्वेश्चन। रिसर्च क्वेश्चन जब भी हम फ्रेम करते हैं तो उसके अंदर हम देखते हैं तीन चीज़ों को हम बेसिकली ध्यान में रखते हैं। एक स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, एक जस्टिफाइंग द प्रॉब्लम, एक एनालाइजिंग द प्रॉब्लम। स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम में हम बात करेंगे दैट इट हेल्प्स टू फॉर्मुलेट द रिसर्च ऑब्जेक्टिव, टू अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी एंड टू चूज़ अ प्रॉपर रिसर्च मेथोडोलॉजी। जब हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम बनाते हैं तो हम हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि कौन से 3 फेजेस हैं। सबसे पहले हमें अपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए इसे फ्रेम करना है। उसके बाद हमें ये देखना है कि हमारी जो प्रॉब्लम सॉल्यूशन है उसका बैकग्राउंड क्या है ना, हमने जो भी प्रॉब्लम ली है उसका क्या बैकग्राउंड है। उसके बाद हम एक प्रॉपर रिसर्च मेथोडोलॉजी को फ्रेम करते हैं जो कि हमें फॉलो करनी है। अब हम उस प्रॉब्लम को जस्टिफाई कैसे करेंगे? व्हेन द प्रॉब्लम ऑफ द स्टडी इज़ इम्पॉर्टेंट, जब हमें लगे कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है इम्पॉर्टेंट है ना, तो हमें ये देखना है कि वो प्रॉब्लम कहाँ तक है। क्या वो बहुत सारे लोगों तक है के पास पहुँच गई है, या फिर बहुत कम लोगों के पास पहुँची है, किसी स्मॉल कम्युनिटी उससे इफ़ेक्ट हो रही है या स्मॉल ग्रुप उससे इफ़ेक्ट हो रहा है। अगर हमें लगता है कि प्रॉब्लम बहुत बड़ी है तो हमें उसके अकॉर्डिंग ही चीज़ों को करना है। सो इट कैन अदर बी कन्विंस्ड अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ द प्रॉब्लम, है ना। तो हम उस दूसरे को भी बोल सकते हैं कि नहीं, दिस प्रॉब्लम इज़ वेरी बिग एंड वी हैव टू डील विद द सिचुएशन लाइक कोविड, है ना। हमें लगता है कि पेंडेमिक की सिचुएशन है और अगर लोगों को वैक्सीनेशन नहीं मिली तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो कितने लोग वैक्सीनेट हो गए, कितने नहीं हुए, किस तरह से हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं, कैसे हम अपनी कंट्री को धीरे धीरे रीओपन कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं, है ना। तो हम इन चीज़ों पे जब हम फोकस करते हैं तो हम कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम को जस्टिफाई कर रहे हैं। उसके बाद आती है आपकी एनालाइजिंग द प्रॉब्लम। Analyzing the problem is critical attention should be given to accommodate the viewpoints of the users and the researchers to the problem through threadbare discussion। अब हमें ये देखना है कि हमने अब अपनी प्रॉब्लम को ले लिया, जस्टिफाई कर लिया, है ना, कि किस तरीके से हम काम करेंगे, क्या करेंगे, हमने सब डिसाइड कर लिया। अब हमें उसके लिए क्रिटिकली अटेंशन पे करना है। अटेंशन कैसे पे करना है कि हम अकोमोडेट करें व्यू पॉइंट्स को, ठीक है, कि हाँ यूज़र्स क्या चाहते हैं, ठीक है, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर डिस्कशन की ज़रूरत है और उसके ऊपर हम क्या करें, हम डिस्कशन करना शुरू करें। नेक्स्ट,
अब हम बात करेंगे हमारे सेकंड स्टेप की, दैट इज़ रिव्यू ऑफ लिटरेचर। ठीक है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर में आपका आता है कि हम किस तरीके से लिटरेचर को रिव्यू करते हैं। हमारे पास जो एग्जिस्टिंग लिटरेचर है हम उसको रिव्यू कर सकते हैं। तो आर लिटरेचर रिव्यू इज़ अ सर्च एंड इवेल्युएशन ऑफ द अवेलेबल लिटरेचर इन योर गिवन सब्जेक्ट और चूजन टॉपिक एरिया। आपने जो भी चीज़ें ली हैं, ठीक है, उसके ऊपर आप ध्यान लगा कर ये देखते हो कि लोगों ने उसके ऊपर क्या काम किया है, कौन कौन सी चीज़ों पे काम किया है। अब हमने जैसे बात की थी विमेंस के वर्क करने के तरीके की, या फिर उनका कैसे ऑफिस में कैसे स्ट्रेस रहता है या क्या। अब आप ये देखिए कि जो पहली रिसर्चेज हुई होंगी उन्होंने सब एलिमेंट्स को या जो इतने भी फैक्टर्स हैं, ठीक है, सबको उन्होंने मेजर नहीं किया होगा। जैसे कि जो आपका डिससेटिस्फेक्शन है, वर्कलोड है ना, सारी चीज़ें तो उसमें एक ही रिसर्च में मेजर नहीं हो सकती, कहीं ना कहीं कोई स्कोप रह जाता है। तो आपको रिसर्च ये हेल्प करती है कि आप कहीं ना कहीं से उन चीज़ों को, आपका जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर है ये हेल्प करता है कि आप उन चीज़ों को कहीं ना कहीं से आप एलिमिनेट करें जो चीज़ें हो चुकी हैं, और अपने रिसर्च के अंदर कोई नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करें, ताकि पता चल सके कि हाँ इसके ऊपर भी काम हुआ है। हम पर्टिकुलर सिर्फ एक ही व्यू पॉइंट के ऊपर हम सारे रिसर्चेस नहीं कर सकते। रिव्यू ऑफ लिटरेचर आपको हेल्प करता है आपके मनी सेव करने में, आपका टाइम सेव करने में। क्यों? क्योंकि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है कि आप जब रिसर्च कर रहे हैं तो इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग। तो हमें लगता है कि हम कहीं ना कहीं से चीज़ों को हम बचाएं। हमने जो भी अपना टाइम और मनी जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपने एफर्ट्स को इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम उन्हें कहीं ना कहीं से सेव करके चलें, ताकि हम एक अच्छे कंक्लूजन पर पहुँच सकें। बेसिकली इट सर्वेज द लिटरेचर इन योर चूजन एरिया ऑफ स्टडी। ठीक है, आपको ये हेल्प करता है सर्वे करने में, जो भी लिटरेचर है उसको सर्वे करने में आपको हेल्प करता है। इट सिंथेसाइजेज द इंफॉर्मेशन इन दैट लिटरेचर इनटू अ समरी। आपको जो भी लोगों की फाइंडिंग्स मिली, लोगों के कंक्लूजन्स मिले, जो भी उन लोगों ने किस तरीके से कौन सा सैम्पल लिया था, किस तरीके से डेटा एनालाइज किया था, वो सारी चीज़ें आप एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में आप क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। आप उन सारी इन्फॉर्मेशन को सिंथेसाइज करते हैं, एक साथ लेकर आते हैं और फिर आप उसको प्रेजेंट करते हैं। आप उस इन्फॉर्मेशन को क्रिटिकली एनालाइज करते हैं। एनालाइज किस तरीके से करते हैं कि जो आपकी रिसर्च स्टडी पहले हुई है और जो आप आज रिसर्च स्टडी कर रहे हैं, दोनों के बीच में क्या गैप है। ठीक है, दोनों के बीच में जो गैप है आप उसे फुलफ़िल करने की कोशिश करते हैं। आप बताने की कोशिश करते हैं कि ये जो चीज़ें थी ये रह गई थी, और अब हम इसको हमने अपनी रिसर्च स्टडी के अंदर क्या किया है, इंक्लूड किया है। आप इसको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में प्रेजेंट करते हैं कि किस तरीके से, कौन इसका ऑथर है, आपने कौन सी बुक से ये लिया, कौन से न्यूज़पेपर से ये लिया, कब की स्टडी है ये, कौन सा टाइम पीरियड है, आप उसके अंदर मेंशन करते हैं, और उसके बाद चीज़ों को आप अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं। Next is your objectives of research. Research objective should be closely related to the statement of the problem and summarize what you hope will be achieved by the study. जब भी हम objectives frame करते हैं, हम हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें कि वो हमारी स्टडी से बहुत क्लोजली रिलेट करते हों। हमारी जो रिसर्च प्रॉब्लम है, हम उससे ही रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स बनाएं। हम उसके अंदर क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं, हम उसको बहुत क्लियरली मेंशन करें। ठीक है, तो हम जब इन चीज़ों को अचीव करने की कोशिश करते हैं तो हम दो तरीके से ऑब्जेक्टिव बनाते हैं। अपनी रिसर्च प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी हम काम करते हैं उसमें हम दो तरह के से ऑब्जेक्टिव फ्रेम करते हैं। एक होता है जनरलाइज आपका जनरल ऑब्जेक्टिव, और एक होता है आपका स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। जो जनरल ऑब्जेक्टिव होता है वो जनरलाइज फॉर्म होती है स्टडी की, कि जो आप एक जनरल ऑब्जेक्टिव बना के चलते हो कि मुझे ये पर्टिकुलर चीज़ अचीव करनी है। लेकिन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में आप चीज़ों को स्पेसिफाई करते हो कि आप क्या एक्सप्लोर करना चाहते हो, आप क्या फाइंड आउट करना चाहते हो, है ना। उसकी डिफरेंट चीज़ों को आप क्या करते हो, खुलकर बताते हो, सामने रखते हो चीज़ों को। आप जब भी आप स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव की हम बात करते हैं तो इसके अंदर हम क्या मेजर करने की कोशिश करते हैं, हु, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। अब जब हम ऑब्जेक्टिव्स को फ्रेम कर रहे हैं तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वो क्या प्रोसेस है। ठीक है, हर प्रोसेस शुड बी स्पेसिफिक कैसे, हम स्मार्ट तरीके से काम करें, स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स को बनाएं। स्मार्ट में सबसे पहला है आपका स्पेसिफिक आपको क्या कहता है कि यू शुड बी स्पेसिफिक अबाउट योर ऑब्जेक्टिव, कि आप उसके अंदर क्या करने वाले हैं। नेक्स्ट, इट शुड बी मेजरेबल, है ना, हम उसको कहीं ना कहीं से मेजर कर सकें। ये ना हो कि हमने कुछ भी हवा में बोल दिया, नहीं, वो हम उसको टेस्ट कर सकें, हम उसको प्रूव कर सकें, हमारे पास उसका कोई ना कोई एविडेंस होना बहुत बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, इट शुड बी अचीवेबल,
हम बहुत बड़े बड़े ऑब्जेक्टिव्स की बात ना करें, हम छोटे ऑब्जेक्टिव्स पे भी बात कर सकते हैं, और ऐसे ऑब्जेक्टिव्स जिनको हम अचीव कर सकते हैं, ऐसे गोल्स जिनको हम अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ योर रियलिस्टिक। रियलिस्टिक में आपको ये देखना है कि आपके पास जो रिसोर्सेज हैं, जो टाइम है, जो मनी है, आप उसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, है ना। तो हमें इन चीज़ों पे ध्यान रखना है कि आर ऑब्जेक्टिव शुड बी रियलिस्टिक बिकॉज इट इन्वेस्ट सो मैनी थिंग्स। एंड नेक्स्ट इज़ योर टाइम कॉन्स्ट्रेंट। टाइम कॉन्स्ट्रेंट इसलिए क्योंकि हमें ध्यान रखना है कि कौन से पीरियड से कौन से पीरियड की हम स्टडी कर रहे हैं। सपोज़ जैसे हम न्यूज़पेपर का एनालिसिस करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हम 3 मंथ्स का न्यूज़पेपर लेंगे, ठीक है। या फिर अगर हम टीवी शो का करते हैं तो हम बोलते हैं कि हम इस टाइम से इस टाइम पीरियड का हम एनालिसिस करेंगे। तो इट इज़ अ टाइम कंस्ट्रेंट स्टडी। आप कोशिश कीजिए कि अपने जो आपने अपना पीरियड सोचा है, आप उसके अंदर अपनी टाइम को अपनी स्टडी को जो है वो अच्छे से कंडक्ट कर सकें। Next is your hypothesis. Hypothesis is a potential explanation for something that happens or that you observe and think that can be true. It can also be used to determine the relationship between two or more variables that you think might be clear or related to each other. है ना। अब हम हाइपोथेसिस क्या है? हाइपोथेसिस एक तरीके से प्रिडिक्शन है, एक अजम्पशन है। किस तरीके की अजम्पशन? कि हाँ, हमारे रिसर्च प्रॉब्लम से रिलेटेड एक पर्टिकुलर आउटकम इसके अंदर आ सकता है, ये हमारा आउटकम है, ये हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये हो सकता है कि शायद सच हो जाए, है ना। और हम कोशिश करते हैं कि हम दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप को मेजर करने की कोशिश करें, ठीक है। और वो जो रिलेशनशिप है वो हो सकता है एक दूसरे से रिलेटेड हो। जब भी हम हाइपोथेसिस बनाएं, हम इस चीज़ का ध्यान रखें कि द हाइपोथेसिस शुड बी क्लियर, द हाइपोथेसिस शुड बी रिलेटेबल, ठीक है। दोनों के बीच में रिलेशनशिप हो, आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में कोई ना कोई रिलेशनशिप हो, बहुत स्पेसिफिक हो। बहुत स्पेसिफिक हाइपोथेसिस की बात करते हैं। जब हम रिलेशनशिप ढूंढने की बात करते हैं, जब हम एक वेरिएबल को लेते हैं हाइपोथेसिस में, वेरिएबल इट इज़ एनी पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन इन द हाइपोथेसिस इज नोन एज वेरिएबल। तो अगर हम वेरिएबल की बात करते हैं तो हमारा, अगर हम एक वेरिएबल को मेजर कर रहे हैं तो दैट इज़ यूनिवेरिएट। अगर हम दो वेरिएबल्स को आपस में मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं तो दैट इज़ बाइवेरिएट। अगर हम दो या तीन या चार या फिर दो से ज़्यादा, तीन से ज़्यादा हम वेरिएबल्स को अगर हम मेजर करने की कोशिश करते हैं तो उसे हम मल्टी वेरिएबल कहते हैं। तो डिफरेंट तरीके हैं वेरिएबल को मेजर करने के। हम कितने वेरिएबल मेजर कर रहे हैं ये हम पर डिपेंड करता है, हमारे रिसर्च स्टडी पर डिपेंड करता है। तो हमें बहुत स्पेसिफिक होने की ज़रूरत है। एंड अगर हम बात करें कि एक अच्छी हाइपोथेसिस कैसे बनती है, हाइपोथेसिस एक सॉलिड क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है। सॉलिड क्वेश्चन यानी कि आपके पास एक अच्छा रिसर्च प्रॉब्लम होना चाहिए, उससे रिलेटेड आप अच्छे से स्टडी करें, बैकग्राउंड रिसर्च करें, है ना। तो ही आप एक अच्छी हाइपोथेसिस लेकर आ सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आप कौन से ऑब्जेक्टिव्स पे काम कर रहे हैं। आप जिन ऑब्जेक्टिव्स पे काम कर रहे हैं उसी से रिलेटेड एक अच्छी हाइपोथेसिस आप लेकर आ सकते हैं। नेक्स्ट, मेकिंग श्योर दैट इट इज़ टेस्टेबल। ध्यान रखिएगा, आप जो भी अपना हाइपोथेसिस ले रहे हैं वो टेस्टेबल होनी चाहिए, है ना। हमारे पास उसका एविडेंस होना चाहिए, हम उसे कहीं ना कहीं से हम उसे टेस्ट कर सकें, हम उसके ऊपर डिफरेंट क्या कर सकें, डिफरेंट टेस्ट लगा कर दे सकें। हम वो डिफरेंट टेस्ट कैसे लगा सकते हैं? जब हम डेटा एनालिसिस करेंगे उस टाइम पर हम क्या करेंगे, अपने हाइपोथेसिस पे डिफरेंट टेस्ट लगा कर देखेंगे, उससे प्रूफ करेंगे कि वो हमारी हाइपोथेसिस करेक्ट है या फिर नहीं। हम या तो हम नल हाइपोथेसिस को सेलेक्ट करेंगे या फिर हम ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को सेलेक्ट करेंगे। नल हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आर द 2 टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस। और उसके बाद हम क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप को मेजर करने की कोशिश करते हैं। हम ये देखते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल कौन से हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से हैं। नेक्स्ट इज़ योर रिसर्च डिज़ाइन। रिसर्च डिज़ाइन एक तरीके का फ्रेमवर्क है उस रिसर्च मेथड का, ठीक है। दे आर द टेक्निक्स विच इज़ चूजन बाय द रिसर्चर। हम उन रिसर्च मेथड्स की बात करते हैं, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव बेसिकली रिसर्च मेथड्स होते हैं, लेकिन और भी रिसर्च मेथड्स हैं जो हमें हेल्प करता है ये जानने में कि हम स्टडी में क्या करने वाले हैं। ये हम एक तरीके से लेआउट बनाते हैं, एक प्लान बनाते हैं जो कि हमें हेल्प करता है हमारी स्टडी को आगे कंडक्ट करने में। The design allows researcher to hone in on research methods that are suitable for the subject matter and set up their studies up for success। कि हम किस तरीके से उसे सही डायरेक्शंस में लेके जा सकते हैं, सही डायरेक्शंस में हम उसकी बात कर सकते हैं। Research design as a general plan about what you will do to answer the research question।
है ना। आपको ये देखना है कि ऐसा कौन सा रिसर्च डिज़ाइन है। ये एक तरीके का जनरल प्लान है जो आपको हेल्प करता है आपके रिसर्च क्वेश्चन को आंसर करने में। आप कई तरीके से रिसर्च कर सकते हो, ठीक है। एक्सप्लोरेटरी है, कंक्लूसिव है, डिस्क्रिप्टिव है, कैजुअल है। तो अगर हम बात करें एक्सप्लोरेटरी की, तो ये आपको हेल्प करता है चीज़ों को एक्सप्लोर करने में, है ना, कि आप किसी भी चीज़ को एक्सप्लोर करते हो तो दैट इज़ योर एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। आप कहीं किसी कोई कंक्लूजन ड्रॉ करते हो किसी चीज़ के लिए, है ना। आप सोच के चलते हो कि हाँ इट विल बी माई आउटकम, तो कहीं ना कहीं आप एक कंक्लूजन स्टेटमेंट दे रहे हो, तो दैट इज़ योर कंक्लूसिव रिसर्च डिज़ाइन। डिस्क्रिप्टिव और कैजुअल जो है वो पार्ट है कंक्लूसिव रिसर्च के, आपके कंक्लूसिव रिसर्च डिज़ाइन के। तो उसके अंदर डिस्क्राइब में हम क्या करते हैं, डिस्क्रिप्टिव मेथड में हम चीज़ों को डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं, खोल के बताने की कोशिश करते हैं। और कैजुअल में हम क्या करते हैं, दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप को मेजर करने की कोशिश करते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में। नेक्स्ट इज़ योर सैम्पल डिज़ाइन। सैम्पल डिज़ाइन एक डेफिनेट प्लान है, ठीक है, जो कि आपको हेल्प करता है फॉर ऑब्टेनिंग अ सैम्पल फ्रॉम अ गिवन पॉपुलेशन। जो भी आपको पॉपुलेशन दी गई है उसके लिए आपको हेल्प करता है कि आप कहीं ना कहीं से आप अपना सैम्पल उठाएं और ये देखें कि आप किसके ऊपर काम करने वाले हैं। It refers to the techniques or the procedure the researcher would adopt in selecting items for the sample। कि हम कौन सा सैम्पल हम सेलेक्ट करने वाले हैं, कौन से लोग हैं जो हमारे ऑब्जर्वेंट्स रहेंगे, हमारे रिस्पॉन्डेंट्स रहेंगे, हम ये यहीं पर डिसाइड करते हैं जब हम अपनी सैम्पल डिज़ाइन करते हैं। सैम्पल डिज़ाइन करते हुए हम दो चीज़ों में बाइफिकेट करते हैं इसको। एक है प्रोबेबिलिटी सैम्पल डिज़ाइन और एक है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पल डिज़ाइन, जो कि सैम्पलिंग टेक्निक्स के दो पार्ट हैं। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग डिज़ाइन में क्या है कि ईच एलिमेंट और रिस्पॉन्डेंट हैज़ अ नोन प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग इंक्लूडेड इन द सैम्पल। आप क्या करते हैं, आपने ये सोचा हुआ है कि हर इंसान जो आपके पास अवेलेबल है, जो आपकी पॉपुलेशन में से अवेलेबल है, उसका इक्वल चांस हो सेलेक्ट होने का। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक 60 स्टूडेंट्स की क्लास है और उसमें हम चाहते हैं किसी को क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनाना। जब हम क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनाना चाहते हैं तो उसमें सभी का इक्वल चांस है पार्टिसिपेट करने का, कि कोई भी क्लास रिप्रेजेंटेटिव बन सकता है, कोई भी सेलेक्ट हो सकता है ना। लेकिन नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग आपको क्या कहती है कि ईच एलिमेंट और रिस्पॉन्डेंट इन द पॉपुलेशन इज़ नॉट गिवन इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन। यानी कि यहाँ पर हम 60 स्टूडेंट्स की क्लास में हम सबको सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं, हर किसी को इक्वल चांस नहीं दे सकते हैं। तो हम किस बेसिस पे हम लोगों को सेलेक्ट करेंगे, हम क्या करेंगे, हम एवरी 5th मेंबर ले लेंगे अपनी पॉपुलेशन का, यानी 60 स्टूडेंट्स में से हम एवरी 5th मेंबर ले लेंगे और उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, अपना सिलेक्शन करेंगे। यानी कि हम 5th, 10th, 15th, 20th, 25th, 30th, इस तरीके से हम हर एक बच्चे को उठा लेंगे अकॉर्डिंग टू देयर रोल नंबर्स। तो हम उससे हम क्या करेंगे, अपनी डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे। बाकी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग डिज़ाइन और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग डिज़ाइन के अंदर बहुत सारी और भी डिज़ाइन आते हैं, जैसे कि इट इज़ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग आती है, आपकी सिस्टमेटिक सैम्पलिंग आती है, कोटा सैम्पलिंग, जजमेंटल सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग। तो बहुत सारी सैम्पलिंग है, स्नोबॉल सैम्पलिंग, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, हम अपने डेटा को कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं, अपने सैम्पल को डिज़ाइन करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है इज़ योर डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी प्रोसेस का, कि आप किस तरीके से डेटा कलेक्ट करते हैं, है ना। और उस डेटा को कलेक्ट करने के लिए कौन कौन से रेलेवेंट सोर्सेज हैं, आप किस तरीके से आप क्या करते हैं, अपने आंसर्स फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। आंसर्स किसके, आपकी रिसर्च प्रॉब्लम के। आप कैसे हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे, आप कैसे अपने आउटकम्स को इवेलुएट करेंगे। So data collection method can be further divided into two categories, that is secondary method of data collection and primary method of data collection. Primary method की हम बात करें तो primary method can be further divided into two parts, that is qualitative and quantitative. पहले हम बात करेंगे primary data होता क्या है। प्राइमरी डेटा हमारा फर्स्ट हैंड डेटा है। फर्स्ट हैंड डेटा जो हमें मिला है, ठीक है, कैसे मिला है कि हमने लोगों से सर्वे करके हमने क्या किया है, कलेक्ट किया है, लोगों से क्वेश्चन फिल करा के हमने अपना कलेक्ट किया है डेटा। हमने लोगों से इंटरव्यूज़ किए हैं, है ना, और हमने लोगों से बातचीत की है, वॉक्स पॉप किया है। इस तरीके से हम डेटा कलेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रुप डिस्कशन, विद द हेल्प ऑफ फोकस ग्रुप इंटरव्यूज़। हम क्या करते हैं, अपने प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करते हैं।
ये बेसिकली क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों तरीके से होता है। क्वालिटेटिव में आप अपना केस स्टडी मेथड भी ले सकते हैं, इसके अलावा आप अपने ऑब्जर्वेंट फोकस ग्रुप इंटरव्यूज़ ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। और क्वांटिटेटिव में जब हम नंबर की बात करते हैं, नंबर्स यानी जब हम सर्वे करवाते हैं, क्वेश्चनर फिल करवाते हैं, टेलीफोनिक इंटरव्यूज़ लेते हैं लोगों से, तो वो सब आपका क्वान्टिटेटिव डेटा में आ जाता है। Next is your secondary method. Secondary data is a type of data that has already been published in books, newspapers, magazines, journals, online portals. तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं कि आप किस तरीके से आपसे डेटा आपने कलेक्ट किया है। आपने बुक्स से कोई आर्टिकल लिया, कोई मैगज़ीन से आर्टिकल लिया, कोई किसी न्यूज़पेपर में बहुत पुरानी कोई न्यूज़ छपी थी, उससे आपको एक रेफरेंस मिला, है ना। तो जितना भी पब्लिश हमारा लिटरेचर है, आप कोई भी किसी भी बुक के फॉर्म में, किसी भी प्रिंटेड फॉर्म में आपको जहाँ से एग्जिस्टिंग डेटा मिलता है, वो आपका सेकेंडरी डेटा होता है। या फिर आपकी जो पुरानी डेसर्टेशंस हैं, थीसिस हैं, जिन लोगों ने इस रिसोर्स से रिलेटेड पहले भी काम किया हुआ है, वो सब आपका सेकेंडरी डेटा में आ जाता है। अब आपने जब डेटा कलेक्ट कर लिया, प्राइमरी डेटा कलेक्ट कर लिया, सेकेंडरी डेटा कलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपने उस डेटा को कलेक्ट करने के बाद उसको प्रोसेस करना है और उसको एनालाइज करना है। द कलेक्शन ऑफ डेटा रेफर्स टू अ प्लान ऑफ गैदरिंग डेटा इंफॉर्मेशन फ्रॉम फील्ड सिचुएशंस. The processing of data information is an essential dimension of streamlining the facts are writing of a field report. आप ये देख के चलेंगे कि ये जो पूरा रिसर्च प्रोसेस है, इट इज़ इन अ लीनियर फॉर्म, है ना। आपने एक फेज़ क्लियर कर लिया, उसके बाद ही आप नेक्स्ट फेज़ पर गए हैं, ठीक है। और आप अपने पहले फेज़ पर वापस जाने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो प्रोसेसिंग ऑफ डेटा में जब हम बात करें, तो सबसे पहले हमारे पास जो भी रॉ डेटा आया है, ठीक है, तो हम आप उसकी एडिटिंग कर सकते हैं, ठीक है। जो भी हमें लगता है कि कुछ पार्शियली फिल्ड क्वेश्चनियर्स हैं, ठीक है, या फिर जिन्होंने उन क्वेश्चंस को रिस्पॉन्ड नहीं किया, जो क्वेश्चंस हमने स्ट्रक्चर्ड या अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस जो हमने देखे थे, जो हमने सोचे थे, उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म नहीं किया है, तो हम उस डेटा को थोड़ा सा एडिट भी कर सकते हैं। ओके, उसके बाद हम डेटा की कोडिंग कर सकते हैं। कोडिंग कैसे करेंगे? सपोज़ हमने जेंडर लिया है, जेंडर में मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर लिया है, तो हम A, B और C उसकी कोडिंग कर देंगे। फिर जो भी हमें डेटा मिला है, हम उसको क्या करते हैं, हम उसको ऑर्गेनाइज़ करते हैं। ऑर्गेनाइज़ करने के बाद हम उस डेटा को क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा डेटा जो है वो प्रोसेस होता है। उसके बाद जो ये डेटा आपने पूरा प्रोसेस कर लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, उस डेटा को एनालाइज़ करेंगे। एनालाइज़ कैसे करेंगे कि हम डेटा कलेक्शन करेंगे। जो डेटा हमने कलेक्ट किया है, उसके बाद उस डेटा की क्लीनिंग करनी है, फिर उस डेटा को एनालाइज़ करना है ना, कि किसने क्या कहा है, कितने लोगों ने कितनी चीज़ें हमें बताई हैं। उसके बाद हम डेटा को क्या करते हैं, इंटरप्रिटेट करते हैं। इंटरप्रिटेट किस तरीके से करेंगे कि हम उसकी एक्सप्लेनेशन लिखेंगे कि लोग क्या सोचते हैं, उनकी क्या राय है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में। और उसके बाद हम डेटा को क्या करते हैं, विजुलाइज करते हैं। लास्ट में हम लिखते हैं रिपोर्ट, ठीक है। रिपोर्ट एक वेल क्राफ्टेड डॉक्यूमेंट है, ठीक है, जो आपको हेल्प करता है, ठीक है, आपको आउटलाइन करने में कि किस तरीके से डेटा जो है वो प्रोसेस होता है, क्या डेटा है, उसकी फाइंडिंग्स क्या हैं, उसकी सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन करने में आपको हेल्प करता है। Simply, a research paper or report is a systematic write-up on the findings of the study, including methodologies, discussions, conclusions, etc. तो आपको ये देखना है कि जब भी आप रिपोर्ट लिखें, ठीक है, तो आप उसको एक अच्छे तरीके से समराइज़ करें। आप उसकी एक अच्छे से समरी बनाएं, जिसके अंदर आप अपने प्रिलिमिनरी सेक्शन में आप अपनी बाकी चीज़ें भी रख सकते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट रख सकते हैं, बिब्लियोग्राफी रख सकते हैं, लिस्ट ऑफ फिगर्स रख सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर करते हैं। ओके, तो ये आप बताते हैं कि कौन सी चीज़ें कैसी आएगी टेबल ऑफ कंटेंट में। उसके बाद आप अपना इंट्रोडक्शन पार्ट देते हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट देने के बाद आप अपने उसके अंदर ऑब्जेक्टिव्स बताते हैं, हाइपोथेसिस बताते हैं। फिर आप ये बताते हैं कि किस तरीके का रिसर्च हम रख सकते हैं। जब हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं, तो हमें सपोज़ रिव्यू ऑफ लिटरेचर अगर मुझे किसी कम्युनिकेशन स्किल्स पे करना है, कि अगर हम कोई किसी कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करते हैं कि हमें उसके ऊपर रिसर्च करना है, तो हम उससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। हम उससे रिलेटेड आपका हम थ्योरीज ले सकते हैं, मैस्लोस की थ्योरी ले सकते हैं, हर्सबर्ग की थ्योरी ले सकते हैं मल्टीपल फैक्टर्स पे, है ना। तो हम इसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। तो हम जब भी अपना रिव्यू ऑफ लिटरेचर रख रहे हैं, तो हम ध्यान रखें कि हमारी जो भी एग्जिस्टिंग लिटरेचर है, हम उसके बारे में बता सकते हैं। फिर ऑब्जेक्टिव्स, आपके हाइपोथेसिस, फिर किस तरीके से आपका डेटा प्रोसेस हुआ है, आपने डेटा को कैसे एनालाइज किया, इंटरप्रेट, उसकी प्रॉपर आपको समरी बनानी है अपनी रिपोर्ट में, जिससे कि हम वो समरी पढ़कर ये जान सकें कि आपकी रिसर्च प्रॉब्लम का आपने क्या सॉल्यूशन निकाला है, जो आपने ऑब्जेक्टिव्स
किए थे क्या वो अचीव हुए हैं या नहीं। आप जब डेटा को एनालाइज करते हैं, डेटा को एनालाइज करते हुए आप बहुत सारे टेस्ट लगाते हैं उसके अंदर। टेस्ट जैसे कि आप पैरामेट्रिकल टेस्ट लगाते हैं, नॉन पैरामेट्रिकल टेस्ट लगाते हैं। पैरामेट्रिकल टेस्ट जो होते हैं आपके, जैसे टी टेस्ट हो गया, जेड टेस्ट हो गया, आपके पैरामेट्रिकल टेस्ट हैं। और नॉन पैरामेट्रिकल टेस्ट जो हैं आपके, वो कौन से हैं, जैसे काई स्क्वायर टेस्ट है, रन टेस्ट है, ये सारे हैं। अगर हमें किसी का स्ट्रेस लेवल को हमें मेजर करने की ज़रूरत है, स्ट्रेस लेवल अगर हमें जानने की ज़रूरत है, तो उसके लिए हम प्रॉपर एक स्ट्रेस का स्केल बनाएंगे और वो उससे हम क्या करेंगे, अपना मेट्रिक डेटा के ऊपर हम काम करना शुरू कर देंगे। उसके ऊपर टी टेस्ट लगाएंगे, जेड टेस्ट लगाएंगे। ओके, बस हमें देखना है कि हमारे कौन कौन से वेरिएबल्स हैं और उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना है। एट द एंड आप पूरी रिपोर्ट को फ्रेम कर कर आप एंड में बिब्लियोग्राफी दे सकते हैं। जो आपने डिस्कशन किया है वो डिस्कशन लिखिए, आप उसके अंदर अपनी फाइंडिंग्स लिखिए कि आपने क्या फाइंड आउट किया है, और लास्ट में आप क्या दीजिए, रिकमेंडेशंस दीजिए। वो रिकमेंडेशंस कि इसके अंदर क्या फ्यूचर स्कोप क्या है स्टडी का, वो बताना ज़रूरी है। क्योंकि नेक्स्ट टाइम अगर मैं आपकी रिसर्च, आपने जो रिसर्च किया है, मैं उसको पढ़ना चाहूँ, मैं उसको देखना चाहूँ, तो वो क्या होता है, वो पता चल जाएगा मुझे कि आपने क्या रिकमेंड किया है और मेरे लिए फ्यूचर स्कोप क्या है, मैं किसके ऊपर काम कर सकती हूँ और आप कौन कौन से फैक्टर्स पे काम कर चुके हैं। So this is all about research process. Thank you so much. If you have any questions, you may mail me at drupasnakhurana@gmail.com. Thank you so much.